हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं अनीता देसाई के नॉवेल्स। जैसा आप जानते हैं, पिछले लेक्चर में हमने 3 नॉवेल्स को डिस्कस किया था, पॉइंट वाइज उनको सम अप किया था। आज के लेक्चर में भी हम कुछ और इम्पोर्टेंट नॉवेल्स हैं देसाई के, उनको आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं आज उनका 4th नॉवल वेयर शैल वी गो दिस समर की इस बार हम गर्मी में कहाँ जाएं। क्लियर? एक नॉवल है, और कैसा नॉवल है? एक कंपेलिंग नॉवल रिटन बाय रिनोन्ड ऑथर अनीता देसाई। अनीता देसाई के द्वारा लिखा हुआ एक सम्मोहक उपन्यास। कंपेलिंग मतलब सम्मोहक, एक सम्मोहक उपन्यास है। बहुत अच्छा सा एक उपन्यास ये बन पड़ा है। सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द सीरीन एंड पिकारेस्क हिल्स ऑफ कसौली। अब बात आती है सेटिंग की, तो कहाँ स्थित है ये है कसौली की शांत और सुरम्य जो पहाड़ियाँ हैं उनकी पृष्ठभूमि पर आधारित है। द स्टोरी फॉलोज द लाइव्स ऑफ अ मिडिल क्लास इंडियन फैमिली ड्यूरिंग देयर समर वेकेशन। जो कहानी है वो गर्मी की छुट्टियों के दौरान एक मध्यम वर्गीय परिवार है, परिवार के जीवन पर आधारित है। एक मध्यम वर्गीय परिवार जो है प्लान करता है कि छुट्टी में इस बार कहाँ जाएंगे। ऐसा ही कुछ यहाँ थीम जो है ऑथर ने यहाँ ली है अपने नॉवल की। द नॉवल रिवॉल्व्स अराउंड द सेंट्रल कैरेक्टर, और यहाँ कैरेक्टर्स की बात करें तो सबसे पहला कैरेक्टर है यहाँ सीता, a middle-aged woman who is burdened by her family's worldly responsibilities and societal expectation। एक पात्र है सीता, उसके इर्द गिर्द ये घूमता है जो एक मिडिल एज्ड वुमन यानी मध्यम जो आयु वर्ग की महिला है, और अपने परिवार की जो वर्ल्डली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यानी जो सांसारिक जो जिम्मेदारियां हैं एंड सोसाइटियल एक्सपेक्टेशन, और जो सामाजिक अपेक्षाएं हैं उनके बोझ के तले वो एक मध्यम वर्गीय जो महिला है सीता जो नाम है जिसका, वो दबी हुई है। क्लियर फ्रेंड्स? एज द स्कॉर्चिंग हीट ऑफ समर बिगन्स टू ओवरवेलम हर, और जैसे जैसे गर्मियों की जो स्कॉर्चिंग यानी जो चिलचिलाती धूप है उसे घेरने लगती है, सीता डिज़ायर फॉर फ्रीडम एंड एस्केप बिकम्स स्ट्रॉन्गर। तो सीता की जो स्वतंत्रता और एक एस्केप यानी पलायन की जो इच्छा है वो प्रबल हो जाती है। यानी वो दबी हुई है, पूरे साल बिजी रहती है, अब गर्मी की चिलचिलाती धूप आती है, उसे लगता है अब कहीं शायद थोड़ा सा फ्रीडम मुझे मिले, अपने इन सांसारिक जिम्मेदारियों से मैं बाहर आऊँ। शी कन्विंसेस हर हस्बैंड रमन। दूसरा कैरेक्टर आता है यहाँ पर रमन। क्लियर? वो अपने जो हस्बैंड है रमन को क्या करती है? मनाती है, कन्विंस करती है। एंड देयर टीनेज डॉटर राका, और बेटी का नाम है राका। एक टीनेज डॉटर है और रमन है हस्बैंड। इन दोनों को क्या हस्बैंड को कन्विंस करती है कि हम चलें। कहाँ चलें? ऑन ए ट्रिप टू कसौली, अ हिल स्टेशन इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कसौली की यात्रा करने के लिए वो अपने पति को मना लेती है, और साथ में कौन है? उसकी बेटी है जिसका नाम है राका। द फैमिली जर्नी इज नॉट ओनली ए फिजिकल जर्नी। एक परिवार की जो ये यात्रा है ये एक भौतिक यात्रा ही नहीं है। क्लियर फ्रेंड्स? एक केवल भौतिक यात्रा ये नहीं है परिवार की जो यात्रा है, बट ऑल्सो एन इंट्रोस्पेक्टिव वन, बल्कि ये एक आत्मविश्लेषणात्मक भी है। एज द कैरेक्टर्स ग्रैपल विद देयर इनर कॉन्फ्लिक्ट एंड इमोशंस, क्योंकि जो कैरेक्टर्स हैं यहाँ जो पात्र हैं वो अपना जो इनर कॉन्फ्लिक्ट्स है यानी जो आंतरिक संघर्ष है और जो इमोशंस हैं, जो भावनाएं हैं, उनसे वो जूझते हैं। क्लियर हुआ? थ्रू आउट द नॉवल, पूरे ही नॉवल में देसाई ब्यूटीफुल्ली हाईलाइट्स द कम्प्लेक्सिटीज ऑफ रिलेशनशिप्स। नॉवल में बताती है देसाई जो रिश्तों की जो जटिलता है, रिश्तों की जटिलता को खूबसूरती से वो बताती है। स्पेशली द डायनेमिक्स बिटवीन सीता रमन एंड राका, और विशेष रूप से सीता रमन और राका के बीच में जो गतिशीलता है उसको खूबसूरती से ऑथर ने उजागर किया है। क्लियर फ्रेंड्स? एज दे एक्सप्लोर द ब्रीथ टेकिंग लैंडस्केप ऑफ कसौली, और जैसे ही वो पहुंचते हैं, कहाँ पहुंचते हैं?
लुभावना जो परिदृश्य है, ब्रीथ टेकिंग यानी लुभावना परिदृश्य है, जैसे वो कसौली का उन परिदृश्यों का पता लगाते हैं। देयर कन्वर्सेशन एंड एक्सपीरियंसेस ब्रिंग फोर्थ हिडन टेंशंस, अनरिजॉल्व्ड डिजायर एंड लॉन्ग हिडन सीक्रेट्स। तो उनकी बातचीत, देयर कन्वर्सेशन, बातचीत, और उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं, उनके जो अनुभव हैं, अपनी बातचीत और अनुभव जो है वो छिपे हुए जो तनाव है, हिडन टेंशन, उनका जो छिपा हुआ तनाव, अनसॉल्व डिजायर्स, जो अनसुलझी इच्छाएं हैं, और लॉन्ग हिडन सीक्रेट्स, और लंबे समय से छिपे रहस्यों को सामने लाते हैं। क्लियर? जब वो उस परिदृश्यों का पता लगाते हैं, जब वो उस परिदृश्य में पहुंचते हैं, तो बातचीत, अनुभव, छिपे हुए तनाव और अनसुलझी जो इच्छा और लंबे जो रहस्य हैं, उनको वो सामने लाते हैं। Where do we go this summer? Masterfully explores theme of domestically identity, societal expectation and the desire for personal freedom. ये जो नॉवल है ये क्या बताता है? इस नॉवल में ऑथर बता रही है, क्या बता रही है कि डोमेस्टिकली आइडेंटिटी यानी एक घरेलू रूप से एक पहचान, सोसाइटियल एक्सपेक्टेशन, एक जो सामाजिक जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं, एंड द डिज़ायर फॉर पर्सनल फ्रीडम, और पर्सनल फ्रीडम की जो एक डिज़ायर है उसको यहाँ ऑथर बताती है। क्लियर फ्रेंड्स? देसाईज लिरिकल प्रोज, देसाई का जो गीतात्मक जो एक गद्य है, कैप्चर्स द इसेंस ऑफ द कैरेक्टर्स, वो जो कैरेक्टर्स है उनकी जो भावनाएं हैं उनको वो कैप्चर करता है, उनके इमोशन, स्ट्रगल एंड एस्पायरेशंस को, यानी उनकी भावनाओं को, संघर्षों को और आकांक्षाओं का जो इसेंस है, उसका जो सार है, उसको दर्शाता है। क्रिएटिंग ए कैप्टिवेटिंग एंड थॉट प्रोवोकिंग नैरेटिव, और क्या बताता है वो एक मनोरम और जो विचार उत्तेजक एक जो कथा है, नैरेटिव है, एक कथा है, उसका वो निर्माण करता है। क्लियर? यानी यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि जो देसाई का जो गीतात्मक गद्य है वो पात्रों की भावनाएं, संघर्ष और आकांक्षाओं के सार को दर्शाता है, उसके इसेंस को दर्शाता है, जो एक मनोरम और विचारोत्तेजक कथा का निर्माण करता है। अल्टीमेटली द नॉवल पॉजेज एक्सिस्टेंशियल क्वेश्चन अबाउट द चॉइस we make in life and the pursuit of happiness, और अंततः ये जो उपन्यास है जीवन में हमारे द्वारा चुने गए जो विकल्प हैं और खुशी की खोज के बारे में अस्तित्व संबंधी जो प्रश्न है उनको उठाता है। क्लियर? एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन, अस्तित्व संबंधी जो प्रश्न है उनको उठाता है, और किसके बीच में? चॉइसेस वी मेक इन लाइफ, जीवन में हम जो चॉइस बनाते हैं, एंड परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, और जो खुशी की खोज के बारे में जो हम चॉइस बनाते हैं। It offers a poignant reflection on the limits and boundaries that individuals face in their quest for fulfillment, और ये नोवेल ये भी बताता है, उन सीमाओं को बताता है, एक पॉइनेंट रिफ्लेक्शन, एक मार्मिक प्रतिबिंब जो है वो प्रतिबिंब उसको प्रस्तुत करता है, ऑन द लिमिट्स एंड बाउंड्रीज, और उन सीमाओं पर एक मार्मिक जो बिंब है उसको देता है, कि जो इंडिविजुअल फेस इन देयर क्वेस्ट फॉर फुलफिलमेंट, और जो जिसका जो सामना है वो व्यक्ति को अपनी पूर्ति की तलाश में करना पड़ता है। क्लियर? क्वेस्ट कहते हैं इच्छा, एक यानी एक प्यास होती है, और फुलफिलमेंट यानी पूर्ति की तलाश में करना पड़ता है। यानी ये उन सीमाओं का एक मार्मिक जो दृश्य है, पॉइंट रिफ्लेक्शन है, वो बताता है, जिनका सामना व्यक्ति को अपनी पूर्ति की तलाश में करना पड़ता है। ओवरऑल, वेयर डू वी गो दिस समर, इट इज़ ए कंपेलिंग एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। ये
इस गर्मी में हम कहाँ जाए, एक मानवीय जो अनुभव है उनका एक कंपेलिंग यानी एक सम्मोहक एक एक्सप्लोरेशन यानी एक सम्मोहक अन्वेषण है, ब्यूटीफुली डिपिक्टिंग द कम्प्लेक्सिटीज एंड कंट्राडिक्शंस ऑफ लाइफ, और जो जीवन की जटिलताएं और जो विरोधाभास है उनको खूबसूरती से ऑथर ने यहाँ चित्रित किया है। क्लियर? तो थीम आपको समझ आई होगी, नॉवल में क्या है कैसे है। चलिए आगे एक और इम्पोर्टेंट नॉवेल्स, 10 नॉवेल्स को हम अनीता देसाई के इस सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट नॉवल की बात करते हैं, फायर ऑन द माउंटेन। एक आग, कहाँ, पर्वत पर एक आग। 1977 में नॉवल आया, written by Anita Desai. The story revolves around an elderly lady named नंदा कौल। यहाँ जो कैरेक्टर है, यहाँ जो कहानी घूमती है वो एक नंदा कौल नाम की एक एल्डरली यानी एक बुजुर्ग महिला है, उसके चारों ओर घूमती है। हु इज़ लिविंग ए पीसफुल लाइफ इन अ ब्यूटीफुल हाउस नियर द हिमालयाज, जो हिमालय में के पास एक खूबसूरत घर में एक शांतिपूर्ण जो पीसफुल लाइफ यानी एक शांतिपूर्ण जीवन को जी रही है। कौन जी रही है? नंदा कौल। कहाँ जी रही है? एक ब्यूटीफुल हाउस नियर द हिमालयाज। क्लियर फ्रेंड्स? However, his peace is disturbed when his American granddaughter Raka comes to visit him. और उसकी जो शांति है वो तब भंग हो जाती है जब उसकी एक अमेरिकन पोती है राका, वो उससे मिलने के लिए आती है। एज द स्टोरी अनफोल्ड्स, और जैसे ही कहानी ये सामने आती है, आगे बढ़ती है, वी सी ए क्लियर कंट्रास्ट बिटवीन नंदाज ट्रेडिशनल इंडियन अपब्रिंगिंग एंड राकाज मॉडर्न अमेरिकन माइंडसेट। अब देखिए दो कैरेक्टर हो गए, एक दो विचारधारा हो गई, दो अलग परंपराएं हो गई। क्लियर? कौन सी? एक तो इंडियन, एक ट्रेडिशनल इंडियन अपब्रिंगिंग यानी एक परंपरागत जो भारतीय परिवेश है, और जो उसकी पोती आई है वो कहाँ से आई है फ्रेंड्स? ग्रैंड डॉटर, वो अमेरिका से। तो उसकी जो परवरिश है, उसकी जो विचारधारा है वो हो गई है मॉडर्न अमेरिकन माइंडसेट। क्लियर? यानी इन दोनों के बीच हम एक अंतर जो है स्पष्ट रूप से अंतर देखते हैं, नंदा की जो पारंपरिक भारतीय परिवेश और राका की जो आधुनिक अमेरिकन मानसिकता है, उन दोनों के बीच। जनरेशनल एंड कल्चरल डिफरेंसेस, अब दोनों में अंतर आ जाता है। एक तो जनरेशन का गैप आ गया और एक कल्चर का गैप आ गया, दोनों में डिफरेंस आ गया। अगर एक ही परिवेश में पली होती तो केवल एक डिफरेंस था, जनरेशन गैप था, लेकिन यहाँ जनरेशनल एंड कल्चरल डिफरेंस दोनों एक इस अंतर है वो आ जाते हैं। बिकम एपरेंट, वो स्पष्ट दिखाई देते हैं, दोनों अंतर स्पष्ट दिखाई देते हैं। एज द टू कैरेक्टर्स स्ट्रगल टू कनेक्ट विद एंड अंडरस्टैंड ईच अदर, क्योंकि दोनों पात्र हैं वो एक दूसरे से जुड़ने और समझने के लिए वो संघर्ष करते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए, इन द माइंडसेट ऑफ दीज पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स, और इन्हीं ये जो पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इनके बीच यानी जो व्यक्तिगत संघर्ष हैं उनके बीच अ मेटाफोरिकल फायर ऑन द माउंटेन इरप्ट्स, एक मेटाफोरिकल, कैसी? ये जो आग है ये वास्तविक नहीं है बल्कि एक मेटाफर के रूप में ऑथर ने लिया, एक रूपक ऑथर ने लिया है कि पहाड़ पर आग इरप्ट्स इनटू एन एक्चुअल वाइल्ड लाइफ, ये वास्तविक जंगल की आग में बदल जाती है। वेयर वाइल्ड लाइफ दैट थ्रेटन्स द सेफ्टी ऑफ द विलेज, जो गांव की सुरक्षा को खतरे में डालती है। क्लियर? एज द फायर rages and tensions mounts, Nanda and Raka are forced to confront their fear, insecurities and fragility of life. और जैसे जैसे ये फायर रेजेस यानी जैसे जैसे ये आग भड़कती है और जो टेंशन, जो तनाव, माउंट माने तनाव बढ़ता है, नंदा और राका फोर्स टू कन्फ्रंट देयर फियर्स, और नंदा और राका अपना जो डर है और इनसिक्योरिटीज यानी अपनी जो सुरक्षा है एंड द फ्रेजिलिटी ऑफ लाइफ, और जीवन की जो नाजुकता है उसका सामना करने के लिए मजबूर हो जाते हैं।
थ्रू देसाईज इवोकेटिव प्रोज। अब देसाई ने जो इवोकेटिव यानी विचारोत्तेजक जो गद्य यहाँ यूज किया है उसके माध्यम से फायर ऑन द माउंटेन एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ जनरेशनल डिवाइड। फायर ऑन द माउंटेन जो है ये पीढ़ीगत एक विभाजन, जनरेशनल डिवाइड यानी पीढ़ीगत विभाजन, आइडेंटिटी यानी पहचान, एंड द टाइमलेस क्लैश बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, और एक टाइमलेस क्लैश यानी एक टकराव, और कैसा कालातीत एक टकराव है, उसके जो विषय हैं उनकी जो पड़ताल है वो यहाँ अनीता देसाई करती हैं अपने प्रोज के माध्यम से। इट हाईलाइट्स द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप एंड द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ एडवर्सिटी। अब यहाँ जो ये बताता है मानवीय रिश्तों की जटिलता को, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, और जो ट्रांसफॉर्मेटिंग पावर ऑफ एडवर्सिटी, और जो प्रतिकूल परिस्थितियों की एक ट्रांसफॉर्मेटिव पावर यानी एक परिवर्तनकारी, परिवर्तनशील एक जो शक्ति है उस पर यहाँ प्रकाश डालता है। ये नॉवल है मानवीय रिश्तों की जटिलताओं पर और प्रतिकूल परिस्थितियों की परिवर्तनकारी शक्ति पर जो प्रकाश है वो डालता है। द नॉवल रेजेज थ्रू थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन अबाउट द मीनिंग ऑफ फैमिली। अब जो ये नॉवल है ये उठाता है एक परिवार के अर्थ पर, एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चरल हेरिटेज, और जो सांस्कृतिक विरासत है, सांस्कृतिक विरासत के महत्व को, एंड द वेज, और उन तरीकों के बारे में which experiences shape our attitudes, कि जो हमारे जिनसे हमारे अनुभव, हमारे दृष्टिकोण को आकार मिलता है। यानी ये जो उपन्यास है ये परिवार के अर्थ, क्लियर, मीनिंग ऑफ फैमिली, परिवार के अर्थ, इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चरल हेरिटेज, जो सांस्कृतिक विरासत है, सांस्कृतिक विरासत के महत्व को, एंड द वेज, और उन तरीकों के बारे में विच एक्सपीरियंसेस शेप आवर एटीट्यूड्स, एक विचार उत्तेजक प्रश्न उठाता है जो हमारे अनुभव को आकार देते हैं, हमारे दृष्टिकोण को, जिनसे अनुभव हमारे दृष्टिकोण को आकार देते हैं। इट ऑफर्स एन इंट्रोस्पेक्टिव एक्सप्लोरेशन, ये बताता है एक इंट्रोस्पेक्टिव यानी जो आत्मविश्लेषणात्मक जो एक्सप्लोरेशन यानी जो अन्वेषण है, और पर्सनल ग्रोथ, हमारी पर्सनल ग्रोथ का यानी जो व्यक्तिगत विकास का, एंड द वेज वी फाइंड स्ट्रेंथ इन द फेस ऑफ चैलेंजेस, और उन चुनौतियों का सामना करने में हमारी जो ताकत पाने के तरीके हैं उनका एक आत्मविश्लेषणात्मक जो अन्वेषण है वो प्रदान करता है। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट नॉवल पे बढ़ते हैं, क्लियर लाइट ऑफ डे, 1980 में आया। अनीता देसाई का एक खूबसूरत नॉवल जो दास फैमिली के चारों ओर एक बुरा हुआ है। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द लाइव्स ऑफ द दास सिबलिंग्स, जो दास भाई बहन हैं उनके चारों ओर, उनके जीवन के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है, जिसमें राजा, तारा, बिम एंड बाबा ये कैरेक्टर है। क्लियर? तो बिम है लड़की, शी, बाबा, राजा, तारा, ये सब मेल है, एक फीमेल है। कहानी सेट कहाँ है? कहानी है इन ओल्ड दिल्ली, पुरानी दिल्ली में कहानी है, सेट है। द नैरेटिव वीव्स सीमलेसली बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट, और जो ये कहानी है इसको बड़ी सहजता के साथ ऑथर ने बुना है अतीत और वर्तमान के बीच, पास्ट एंड प्रेजेंट के बीच, एक्सप्लोरिंग द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ फैमिली डायनामिक्स, और जो पारिवारिक गतिशीलता है उनकी जटिलताओं को ये बताती है, कॉम्प्लेक्सिटीज यानी उनकी जटिलताओं के बारे में है, एंड द लास्टिंग इम्पैक्ट ऑफ चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, और बचपन के जो अनुभव हैं, बचपन के अनुभवों के जो स्थायी प्रभाव हैं उनकी ये जो कहानी है वो खोज करती है। क्लियर? यानी पुरानी दिल्ली में है, भारत में सेट है स्टोरी, और ये बताती है हमें
अतीत और वर्तमान के बीच सहजता से बुनी हुई है, और जो पारिवारिक जो गतिशीलता है, उनकी जटिलताएं और बचपन के अनुभवों से के स्थायी प्रभाव की जो खोज है वो ये कहानी करती है। The novel primarily focuses on the character of Vim, the eldest sister, and her introspective journey. और ये जो उपन्यास है ये मुख्य रूप से जो बड़ी बहन है जिसका नाम है बिम, बिम के चरित्र और उसकी जो आत्मनिरीक्षण यात्रा है उस पर वो केंद्रित है। Throughout the story, Bim recalls her childhood and reflects on the ways her family had changed. और पूरी कहानी में जो बिम है वो अपने बचपन को याद करती है और अपने परिवार में आए हुए जो बदलाव हैं रिफ्लेक्ट्स करती है उन वेज को, उन बदलाव को जिन्होंने उसके जीवन को बदल दिया है। She struggles with feelings of regret and nostalgia. वो जूझती है अफसोस से, रेग्रेट से, एंड नॉस्टैल्जिया, और नॉस्टैल्जिया यानी जो पुरानी यादें हैं उनकी भावनाओं से वो जूझती है। अटेम्प्टिंग टू रिकंसाइल हर पास्ट विद हर प्रेजेंट रियलिटी, और अपने अतीत को अपने जो वर्तमान है, वर्तमान की वास्तविकता के साथ समेटने का प्रयास वो करती है। थ्रू देसाईज मास्टरफुल स्टोरी टेलिंग, और देसाई ने यहाँ जो अपनी उत्कृष्ट कहानी के माध्यम से, क्लियर लाइट ऑफ डे के माध्यम से, डेल्स इनटू थीम्स ऑफ मेमोरी लॉस एंड द पैसेज ऑफ टाइम। उन्होंने यहाँ स्मृति, क्लियर, मेमोरी लॉस यानी हानि, एंड द पैसेज ऑफ टाइम यानी समय का जो बीतना है उस पर प्रकाश डाला है। देसाई की उत्कृष्ट कहानी के माध्यम से उन्होंने यहाँ मेमोरी लॉस एंड जब पैसेज ऑफ टाइम है, समय का बीतना है, इन विषयों पर प्रकाश जो है वो डाला है। द नॉवल एक्सप्लोर्स द रिफ्ट्स बिटवीन विदिन द दास फैमिली, देयर पर्सनल स्ट्रगल्स एंड द चेंजेस इन देयर लाइव्स ओवर द ईयर्स। अब यहाँ देखिए क्या बताती है, यहाँ दास परिवार के जो भीतर मतभेद है, पर्सनल स्ट्रगल्स, क्लियर, चेंजेस इन देयर लाइव्स ओवर द ईयर्स, और उनके जीवन में जो बदलाव आया है ओवर द ईयर्स यानी वर्षों में उनके जीवन में आए हुए बदलाव की एक पड़ताल है, ये उपन्यास करता है। Bim's thoughts force him to confront painful memories and to understand his relationship with his siblings. और बिम के जो विचार हैं वो उसे एक दर्दनाक जो यादें हैं उनका सामना करने और अपने जो सिबलिंग्स यानी अपने जो भाई बहन हैं, स्पेशली राजा हु हैज़ रिटर्न टू इंडिया आफ्टर मैनी ईयर्स, विशेष रूप से राजा जो बहुत सालों के बाद भारत लौटा है, तो उनको समझने के लिए मजबूर करते हैं। जो विम के विचार हैं, विम के जो थॉट्स हैं, वो उसकी जो दर्दनाक यादें हैं, कन्फ्रंट पेनफुल मेमोरीज यानी जो दर्दनाक यादों का सामना करने, और अपने भाई बहनों विशेषकर राजा जो वर्षों बाद भारत लौटा है उनके साथ अपने रिश्तों को समझने के लिए मजबूर करते हैं। एज सीक्रेट्स आर रिवील्ड, और जब रहस्य उजागर होते हैं, एंड पेंट अ फीलिंग रिसर्फेस, और जब दबी हुई भावनाएं फिर से सामने आती है, रिसर्फेस होती हैं, द कैरेक्टर्स फेस देयर लॉन्ग हेल्ड रिग्रेट्स एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अनटोल्ड ट्रूथ्स। तो तब क्या होता है, जब ये दबी हुई भावनाएं और रहस्य उजागर होते हैं तो जो पात्र हैं, कैरेक्टर्स हैं, उनको लंबे समय से चले आ रहे जो रेग्रेट है, पछतावा है, और जो परिणाम है, अनकही सच्चाइयों के परिणाम का सामना उनको करना पड़ता है। Desai deftly captures and the atmosphere and essence of old Delhi. अब देसाई ने बड़ी चतुराई से यहाँ पुरानी दिल्ली का जो वातावरण है, and immersing readers in the sight, sound and complexities of life,
जो दर्शक हैं उनको एक सेंस पकड़ा दिया है, बड़ी चतुराई से पुरानी दिल्ली का वातावरण और सार है उसको दिखा दिया है। और शहरों के दृश्य और जो साउंड्स हैं, ध्वनि है, और जीवन की जो जटिलता है, कम्प्लेक्सिटीज को जो है उनमें वो रीडर्स को डुबो देती है बड़ी चतुराई से। क्लियर? Clear Light of Day offers an in-depth exploration of family bonds. ये जो नॉवल है एक इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन ऑफ फैमिली बॉन्ड्स, यानी जो पारिवारिक बंधन है उनका जो इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन, यानी उनकी एक गहन खोज ये प्रदान करता है। द फ्लीटिंग नेचर ऑफ टाइम, और जो समय है उसकी जो क्षणभंगुर प्रकृति होती है, क्षण भर में बदल जाता है समय, उसको बताता है। एंड द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन, और जो आत्म प्रतिबिंब है, एक उसकी जो परिवर्तनकारी शक्ति है, उसकी एक गहन खोज ये जो नॉवल है ये प्रदान करता है। क्लियर फ्रेंड्स? तो 3 नॉवेल्स की समरी आज हमने की। और देखिए, मुझे लगता है ये लेक्चर का ये जो मेथड है जो आपको दिया जा रहा है, ये शायद काफ़ी कुछ टाइम सेविंग लग रहा है मुझे, इसीलिए यहाँ पॉइंट वाइज मैं ले रहा हूँ इनको और आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और ये अच्छा लग रहा है कि अपना जो ट्रेडिशनल है जिसमें हम बोर्ड पे लिख के एक्सप्लेन करते थे, या वो अच्छा है, जो भी मेथड अच्छा लगे कमेंट करके बता दीजिएगा, उसी से फिर आगे हम बढ़ा देंगे। और 6 नॉवल हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, बाकी बचे 4। अगले लेक्चर में थोड़ा लेंदी हो जाएगा लेक्चर, कोई बात नहीं, बाकी जो नॉवल्स हैं उनको भी हम सम अप करेंगे। तो आई होप एंजॉय कर रहे होंगे। और हाँ, अभी तक मेजर माइंड्स इंग्लिश ऐप आपने इंस्टॉल नहीं किया है, प्ले स्टोर से जाइए, या उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत सारी वहाँ सीरीज चल रही हैं, उनको आप इंजॉय कर सकते हैं, अपनी तैयारी को शार्प कर सकते हैं। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें, ताकि जो भी लेक्चर चैनल पर आए सबसे पहले आप तक पहुँचे। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।